अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में रह गया था जो हम इस टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम यहीं से छोड़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT के इक्वल होता है। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C जो मोलर कंसंट्रेशन है, R जो कि कांस्टेंट होता है और T जो कि टेम्परेचर होता है। अगर हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं, दो सॉल्यूशन जिसकी वैल्यू सेम वैल्यू पे, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन C और T पे, ठीक है, सॉल्यूशन जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेम टेम्परेचर पे और सेम यानी कि मोलर जो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेम टेम्परेचर पे, उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मिल जाएं हो हमारे पास, तो उसे आइसोस्मोसिस बोलते हैं। आइसोस्मोसिस उसे बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम पहले भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये कर चुके हैं। एक आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट डिसॉल्व किए गए हैं कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। ये उसके जो सॉल्यूट होता है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कितने पार्टिकल सॉल्यूट को कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाला गया है। ये होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर में। नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ऑस्मोसिस की कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, वो क्या होती है? मैंने लास्ट टॉपिक में भी ये क्लियर किया था कि जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन होती है जो कि नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं। देखिए, जो प्लांट की ग्रोथ होती है, एनिमल की ग्रोथ होती है, वो डिपेंड करती है फिनोमिना के, ऑस्मोसिस के फिनोमिना के। प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडीज होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं जिसे कि सेल्स बोलते हैं, और उन सेल्स के अंदर एक सेल स्पा होता है। उन सेल्स के अंदर क्या होता है? सेल स्पा होता है, ठीक है। और ये जो उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑस्मोसिस के फिनोमिना के लिए, यानी ऑस्मोसिस करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके जो बेसिक सेंस को क्लियर करते हैं। तो देखिए, आपने क्या लिया है, आपके पास मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, आपकी बॉडी में लगा लीजिए या प्लांट्स में लगा लीजिए, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, और बीच में आपका सेल, बॉडी का सेल। मैंने क्या कहा था कि सेल के अंदर जो होती है एक फ्लूइड स्पा होती है, यानी जिसे सेल स्पा बोलते हैं, यानी उसके अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसे सेल स्पा बोलते हैं। और ये सेल की वॉल है, आपकी बॉडी की ले लीजिए या प्लांट्स की ले लीजिए। अब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। अब आपके अगर सेल के बाहर ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन लो है, तो सॉल्यूशन सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। आपने क्या किया, आपने पानी पिया। अगर आपने पानी पिया तो आपके जो सेल हैं उसके अंदर पानी जाएगा, तो वो क्या करेंगे? स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। और इसमें दूसरी कंडीशन में क्या है, मान लीजिए आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन पिया जो कि हाई कंसंट्रेशन है उसकी, तो आपकी सेल वॉल के अंदर उस टाइम पे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि हाई के कंपैरिजन में वो लो ही होगा। तो इस टाइम पे जो आपके सेल के अंदर का, सेल स्पा के अंदर का लिक्विड है वो बाहर आने की कोशिश करेगा, जिससे आपके सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे और सिकुड़ जाएंगे। अब दो कंडीशंस इसमें आ गए हैं। अब इन कंडीशंस में वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो लेस होता है सेल स्पा के कंपैरिजन में, ठीक है ना, जो लेस होता है सेल स्पा के कंपैरिजन में, जैसे कि ये है लो कंसंट्रेशन है, और क्या है, वाटर, जैसे कि वाटर क्या है, सेल के अंदर जाएगा, सेल के एंटर कर जाएगा सेल के अंदर। तो इससे क्या होगा, इसको हम हीमोलाइसिस बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम हीमोलाइसिस बोलते हैं, जब लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन
सेल के अंदर जाता है, हीमोलाइसिस बोलेंगे। जो प्रेशर इस सेल के अंदर, जब वो पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर प्रेशर बनेगा, ठीक है ना, और वो क्या होगा, सेल के अंदर प्रेशर करने से वो थोड़ा सा फूलेगा, ठीक है, इनफ्लो होगा, वाटर अंदर की तरफ जाएगा, और इस प्रोसेस को टरगोर बोलते हैं, टरगोर। नेक्स्ट दूसरे कंडीशन, वो प्रेशर जो बाहर की साइड एक्सर्ट होता है, यानी कि आपने कुछ ऐसा सोल्यूशन लिया है जो कि हाई कंसंट्रेटेड है, तो सेल के अंदर का जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरह वर्क करेगा और वो सेल से बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो इसको हम उल्टा बोलेंगे, यानी कि जब हमारे पास एक हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और अंदर वाला लो की तरह वर्क कर रहा है, तो अंदर वाला सॉल्यूशन बाहर आने की कोशिश करता है, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है और इसे प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस, या फिर इसे क्रीनेशन भी बोल सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हमने किया है कि जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसे वर्क करता है। अब एग्जांपल लेते हैं जो ऑस्मोसिस का प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे होता है। आपने क्या किया है, हम कहते हैं कि जो प्लांट्स है, मान लीजिए ये ट्री है, ये ट्री के रूट्स हैं, नीचे सॉइल है, अगर आप सॉइल में पानी देते हो, सेम कंडीशन ये वाली होगी। अगर सॉइल में आपने पानी डाला है, हम क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, रूट में से, वो प्रोसेस ओस्मोसिस होता है, क्योंकि पानी जो है वो लो कंसंट्रेटेड है और इनके ऊपर, इनकी रूट्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और वो क्या करते हैं, इस पानी को सोख लेते हैं, तो इनकी जो जड़ें हैं वो नरम हो जाती हैं और इसको ही ओस्मोसिस बोलते हैं। ओस्मोसिस यहाँ पे वर्क करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से वाटर को, ओस्मोसिस होता है, और यही प्रोसेस रूट से पूरे ट्री में चलता है। ये पानी रूट से पूरे ट्री के टिप तक जाता है और क्या होता है, पूरे ट्री को पानी मिलता है। और वाटर क्या होता है, वाटर जो है वो असाइन होता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है। पूरी बॉडी, जो प्लांट की पूरी बॉडी है, वो ओस्मोसिस के वजह से ही प्लांट की पूरी बॉडी को पानी मिलता है। ट्री कितना भी लंबा हो, ओस्मोसिस उसमें होती है, अगर उसे पानी देते हैं, उसकी जड़ों में उस पानी को सोखती हैं और ओस्मोसिस की वजह से ही पूरी ट्री में पानी जाता है। नेक्स्ट है, एनिमल्स में भी सेम कंडीशन होती है। एनिमल्स क्या होते हैं, वाटर को पीते हैं, तो वाटर उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है और एक ओस्मोसिस का प्रोसेस अकर करता है, जिससे उनकी पूरी बॉडी में ओस्मोसिस होती है, उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग, फ्लावर में स्ट्रेच होना, प्लांट्स का ग्रोथ करना, फ्लावर्स का ग्रोथ करना, और ये सब कुछ ओस्मोसिस के थ्रू ही कंट्रोल होता है। सीड का जर्मिनेट होना, मान लीजिए आपने एक सीड लिया है, आपने सीड को उसमें मिट्टी में दबा दिया, लेकिन उसमें पानी नहीं दिया, क्या वो जर्मिनेट हो जाएगा? सूखी मिट्टी में पानी नहीं देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओस्मोसिस नहीं होगी। तो पानी देना जरूरी होता है ताकि वो फूले, उसमें ओस्मोसिस प्रोसेस चले। तो सीड का जर्मिनेशन होना और प्लांट का मूवमेंट होना, प्लांट मूवमेंट करना या फ्लावर का ब्लूम होना, खिलना या बंद हो जाना, ये सब कुछ ओस्मोसिस की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारा ब्रस्टिंग होती है रेड ब्लड सेल की, ठीक है, वो भी हमारा ओस्मोसिस की वजह से ही होती है। तो ये सारे जो हैं ये प्रोसेस होते हैं ओस्मोसिस के एनिमल्स और प्लांट्स में। अब दूसरी कंडीशन ये ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में आपने क्या लिया है, मान लीजिए आपने 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। अगर आप उसे लेते हो तो जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ना तो श्रिंक करेंगे ना ही स्वेल करेंगे, यानी कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन लिया है जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ना तो वो श्रिंक करते हैं ना वो स्वेल करते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन में अगर आपने प्योर NaCl सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, जिनकी कंसंट्रेशन, ये भी प्योर NaCl सॉल्यूशन लिया है 0.9%, लेकिन दूसरी कंडीशन में आपने 0.9% सॉल्यूशन लिया है NaCl का, लेकिन वो 0.9% से लेस है, यानी कि कम है। इस कंडीशन में इसको हम
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, स्वेल कर जाएंगे और इवन वो क्या करते हैं, बर्स्ट भी हो सकते हैं। अगर दूसरी कंडीशन में क्या, थर्ड कंडीशन है, अगर आपने प्योर NaCl का सॉल्यूशन 0.9% से ज़्यादा ले लिया तो उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, हाइपरटोनिक। इस कंडीशन में जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है, वो श्रिंक कर जाएंगे। तो हमने क्या लिया है, NaCl का प्योर सॉल्यूशन लिया है। अगर 0.9% है तो ना तो श्रिंक करेगा ना स्वेल करेगा, 0.9% से कम है तो वो स्वेल कर जाएगा, इवन ब्रस्ट भी हो सकता है। और अगर NaCl का इससे 0.9% से ज़्यादा ले लिया तो उसे वो क्या करेगा, वो श्रिंक करेगा। और जब 0.9% से लेस सॉल्यूशन होता है उसे हाइपोटोनिक बोलते हैं, और जो अगर ज़्यादा होता है तो हाइपरटोनिक बोलते हैं। तो ये है हमारा ऑस्मोसिस जो बॉडी में होता है। और नेक्स्ट है कि जो फिनोमिना होता है ऑस्मोसिस का वो क्या होता है। देखिए, रॉ मैंगो यानी कि कच्चा आम वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है, श्रिंक कर जाता है जब उसे पिकल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या डालते हैं, उसमें सोल्ट डालते हैं, सोल्ट सॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से वो श्रिंक कर जाता है। जो वाटर, जो अंदर, जो रॉ मैंगो के अंदर का जो वाटर है ना वो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से, क्योंकि अंदर लो कंसंट्रेशन हो जाता है, बाहर हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, वो बाहर, उसके अंदर का पानी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है पिकल की फॉर्म में। जबकि दूसरी कंडीशन है कि जो फ्लावर है, एक मुरझाया हुआ फ्लावर, अगर आप उसको फ्रेश वाटर में रख दो तो वो क्या कर देगा, खिल जाएगा, ठीक है, खिल जाता है, वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट है, अगर लिम्प्ड कैरेट यानी सूखी हुई जो गाजर होती है उसे अगर फ्रेश वाटर में रख दो तो वो भी खिल जाती है, उसमें ऑस्मोसिस होता है। नेक्स्ट, जो मीट होते हैं, मीट को सोल्ट से प्रिजर्व किया जाता है और फ्रूट को शुगर से प्रिजर्व किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऑस्मोसिस की में ही ये ऑस्मोसिस का रीज़न है। देखिए, मीट पे सोल्ट से प्रिजर्व किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया या फंगस ना आए। और फ्रूट में शुगर इसलिए डाली जाती है क्योंकि अगर फ्रूट को ऐसे ही रख दें तो फ्रूट सूख जाएगा, उनके सारे अंदर का पानी सूख जाता है, उड़ जाता है ऑस्मोसिस की वजह से। इस वजह से उसे शुगर से प्रिवेंट किया जाता है, अदरवाइज ये डाई हो जाता है। नेक्स्ट, देखिए, अगर वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, सॉल्टी चीज़ें खाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें कुछ स्वेलिंग आ जाती है, पफनेस आ जाती है, उनके टिश्यूज़ जो है वो स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि उसमें एक डिजीज़ आ जाती है जो कि एडेमा की डिजीज़ होती है। तो क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से उनके टिश्यूज़ जो है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये जो है ये ऑस्मोसिस के रीजंस हैं, सब कुछ। ऑस्मोसिस बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, जैसे कि हमने हैंड्स ऑफ हॉफ इक्वेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए की थी, जो कि है पाई वी इज इक्वल टू nRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, टी टेम्परेचर होता है, एन मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, और जो वी होती है वॉल्यूम, जो कि लीटर्स में होती है सॉल्यूशन की, और आर जो है ये होता है हमारे पास कांस्टेंट, जिसे सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपने क्या किया है कि W2 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व किया है V लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, और M2 उसका मोलिकुलर मास है सोल्यूट का, तो N इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 के इक्वल हो जाएगा। W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जिसका मोलिकुलर मास M2 है, तो N इज इक्वल टू W अपॉन M। तो n की जगह हमने W अपॉन M पुट कर दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, M2 उधर ले गए और पाई और अपॉन को इधर ले आए, तो M2 इज इक्वल टू W अपॉन पाई वी RT, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो ये पाई क्या है, पाई हमारा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन का जी। यानी ये क्या, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि एक सॉल्यूशन जिसमें W ग्राम ऑफ सोल्यूट है, एक V वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, जिसका टेम्परेचर T है, मोलिकुलर मास M2 है, तो सोल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो R है वो कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, जो कि होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री।
पर मोल। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा मोलिकुलर मास होता है और इसको हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर को हमेशा इसमें केल्विन में लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।